हेलो स्टूडेंट। आज का क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का ही है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, पार्ट 6। अब टॉपिक अलग है, प्रजनन, जनन, वंशवृद्धि एक ही जैविक क्रिया का नाम है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सभी का नाम याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। अगर जनन पढ़ के जाओगे, प्रजनन लिखेगा, नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों हिंदी में जो तीनों शब्द एक ही जैविक क्रिया को डिनोट करता है। इंग्लिश भी याद रखोगे, रिप्रोडक्शन। ओके, ये है क्या, पहले इसको देखते हैं। वह जैविक क्रिया जीवों के द्वारा एक क्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे, सभी वर्ड समझ में आ रहा है, एक जीव जो अपने ही सदृश से, मतलब बिल्कुल उसी के जैसे, जैसे मनुष्य मनुष्य के जैसे, गाय गाय के जैसे, एक आम का पौधा जैसा अन्य जीव को उत्पन्न करता है। और संख्या वृद्धि, उनकी संख्याओं में वृद्धि होता है, के द्वारा वंश वृद्धि करता है। ऐसे क्रिया को जनन कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा हो गया। और एक बार देख लो, वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसा सदृश अन्य जीव को उत्पन्न करता है और संख्या वृद्धि, उत्पन्न एक नया जीव बनेगा तो जीवों का संख्या में वृद्धि होगा, साधारण सा बात है। वंश वृद्धि करता है, उसके वंश को वृद्धि करता है। हम अपने सभी जीवों के बारे में सोच सकते हो। इस क्रिया को जनन कहते हैं। परिभाषा के लिए, ये लिखने के लिए, ये जीवों के लिए महत्व क्यों है। पहला है वंश परंपरा को कायम रखना। एक वंश में देखोगे, दादा, उसका भी परदादा, इस तरह करके चला आ रहा है। मनुष्य में देखोगे तो इसको कहते हैं वंश परंपरा। ये जनन के द्वारा ही संभव है। जीव अपने प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करता है। गायों की संख्या में अगर बढ़ाना है, वृद्धि करते हैं, तो गायों का प्रजनन होना जरूरी है। एक गाय से उसका गाय का बच्चा होता है, फिर बड़ा होकर उस गाय का अगला बच्चा होगा। इस प्रकार से प्रजाति का संख्या में वृद्धि होता है। ये महत्व है, विशेषता है। और क्या है, जीव जगत में जीवों का संख्या का संतुलन बना रहना। जीव जगत में, जीवों में जानते हैं जो जन्म लेता है मृत्यु भी होता है। अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु होगा, मृत्यु होने से सभी जीवों का एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर नया करके जीव नहीं बनेगा तो नया जीव के जन्म के लिए ही ये प्रजनन या जनन, वंश वृद्धि जरूरी है। ये इसका महत्व हुआ। बोर्ड के एग्जाम में कोई 2 ही पूछा जाता है, और भी बहुत सारा है, ज़्यादा लिखाए नहीं है। कम से कम 2 जो तुमको जो समझ में आए जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट, जनन का प्रकार। कितने प्रकार का जनन होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर तुम लोग का जो सिलेबस में है, 3 तरह का जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक, जिसमें हम साधारण रूप से दे रहे, सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला अलैंगिक, यानी इसमें गैमेट नहीं बनता है। लैंगिक, यानी ये गैमेट के बनने के द्वारा ही जनन क्रिया होता है। वर्धी जनन, ये पौधों का कोई हिस्सा से जब नया पौधा बन जाता है, वो है वर्धी जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 3 तरह का जनन का प्रकार है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वह है सिर्फ आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए, अलैंगिक जनन। अलैंगिक शब्द देखोगे, शब्द से ही पता चल रहा है लिंग, यानी इसमें गैमेट नहीं बनता है। लिंगों के द्वारा ही गैमेट बनता है, तो इसमें नहीं है और मतलब नहीं, यानी इसमें गैमेट नहीं बनता है। पहले परिभाषा देखते हैं। वह जनन प्रक्रिया जिसमें जीव गैमेट उत्पन्न, बहुत इंपॉर्टेंट, गैमेट उत्पन्न किए बिना ही, इसमें गैमेट नहीं बनता है, जो पहले से ही बता रहे थे। शरीर कोशिका का विभाजन कर या स्पोर गठन कर संतति जीव सृष्टि करता है। इसमें 2 प्रकार से हो रहा है। या तो कोशिका, शरीर का जो कोशिका है, विभाजन यानी 1 से 2 बन जाएगा, या उस जीव में एक विशेष रचना है, स्पोर बनता है। स्पोर से फिर नया जीव का सृष्टि होता है।
इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का इकाई भी है स्पोर, याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन का इकाई क्या है, तो स्पोर है। मुख्य रूप से स्पोर बनने से ही अलैंगिक जनन की क्रिया संपूर्ण होती है, तो इसका इकाई स्पोर है, जरूर याद रखोगे। अब कितनी प्रकार से होता है अलैंगिक जनन, हम लोग तुम लोग के सिलेबस में जो है हम लोग यहाँ पहले देखेंगे, इसके बाद चित्र के द्वारा समझ लेंगे। यहाँ पर कुछ कठिन नाम है, उन सबको याद रखोगे। ऐसे आज का लेसन काफ़ी कठिन है नहीं, थोड़ा सा मन लगाओगे समझ जाओगे। तो पहला अलैंगिक जनन जो है, नाम को ख्याल रखोगे। इसमें क्या होता है, एक का दूसरे में समझ जाओगे या दूसरे का, तो जरूर इस नाम के साथ लिखोगे, तुम लोग नोट क्लियर कर लोगे, नाम के साथ मैच करोगे। पहला खंडन, विभाजन। खंडन यानी टुकड़ा, विभाजन यानी 1 से 2। अब देखो विभाजन, कोशिका विभाजन भी था, उसमें डिवीजन कह रहे थे, तो इंग्लिश नाम जो है, इंग्लिश जरूर याद रखोगे, नोट भी बनाओगे, तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विभाजन या खंडन बोलने से उसकी इंग्लिश टर्म जो है उसको कहते हैं फिशन, FISSION। तो ये 2 प्रकार से होता है। द्विखंडन यानी 2 भागों में टूट जाना, बाइनरी फिशन। बहुखंडन, बहुत यानी बहुत सारा, मल्टीपल फिशन, 2 प्रकार से। खंडन या विभाजन ही है जो 2 प्रकार से होता है। इन सबका जरूर उदाहरण के साथ याद रखोगे, नाम कौन सा जीव है उसके नाम के साथ याद रखोगे। पहला द्विखंडन में देखते हैं क्या क्या है इसमें जीव, यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये 3 जीवों के बारे में दिया गया है। आदि, ये सब एक कोशिकीय जीव है, यानी इसके शरीर एक ही कोशिका का बना है। अमाइटोसिस विभाजन हम लोग पहले पढ़े थे, जिस विभाजन में कोशिका सीधे तौर पे डायरेक्ट एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाता है। अमाइटोसिस विभाजन द्वारा संतति जीव, यानी जो संतान होता है उसको कहते हैं संतति जीव, उत्पन्न करता है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, करीब करीब सब, प्लाज्मोडियम हम बाद में बता रहे हैं। यूग्लिना, अमीबा करीब करीब एक ही तरह का है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, यूग्लिना का थोड़ा विशेष आकार होता है। तो अमीबा का हम लोग देखेंगे पहले, ये अनियमित आकार है, इस तरह का जल में ये पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव है, ये इसका केंद्रक है। इसके बाद क्या होता है, बीच में संकुचन होता है, केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर कुछ देर के बाद यहाँ से बीच में कटकर टुकड़ा होकर ये 2 कोशिका बन गया और दोनों अमीबा है। ये नया अमीबा, ये 2 संतति, इसको हम लोग संतति जीव कहते हैं। तो एक अमीबा था, 2 अमीबा बन गया, ये संतति अमीबा बन गया। बाइनरी फिशन, द्विखंडन। अब बहुखंडन में देखते हैं। प्लाज्मोडियम की साइजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखोगे, दशा में केंद्रक बार बार विभाजित होकर असंख्य मीरोजोइट उत्पन्न करता है। चित्र में देखें। अब प्लाज्मोडियम, ये भी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके कारण मलेरिया का बीमारी होता है। इसका जीवन चक्र मच्छर और मनुष्य, ये 2 जीवों में इसका जीवन चक्र पूरा होता है। तो जीवन चक्र को करने में कई दशाएं होती हैं। जैसे मनुष्य में बहुत सारा दशा है जो तुम लोग क्लास 11-12 में जाके पढ़ोगे, बायोलॉजी जो लोगे। तो एक विशेष दशा का नाम है जिसको कहते हैं साइजॉइंट। इस दशा में जो केंद्रक है, केंद्रक बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। केंद्रक का विभाजन, इसमें साइटोप्लाज्म विभाजन नहीं हो रहा है, एक विशेष प्रकार का विभाजन है, सिनोसाइट भी इसको कहते हैं। जो भी हो, केंद्रक न्यूक्लियस जो है बार बार विभाजन होकर बहुत सारा देखो केंद्रक बन गया, और ये केंद्रक ही बाद में एक विशेष प्रकार का इस तरह का रचना बनाता है जिसको कहते हैं मेरोजोइट। ये जो रचना है इसको क्या कहते हैं, मेरोजोइट, जो बाद में हर एक प्लाज्मोडियम बन जाता है और पूरा शरीर में और भी ज़्यादा फैल जाता है और मलेरिया बीमारी जो है उसको और भी भयंकर बना देता है। तो ये शरीर में फैलने का एक उपाय है। तो प्लाज्मोडियम जो एक कोशिकीय जीव है, इसका केंद्र बहुत सारा भागों में बढ़ जाता है जिसको मेरोजोइट्स कहते हैं, और वो फिर निकलकर प्रत्येक एक प्लाज्मोडियम बन जाता है, शरीर में फैल जाता है। तो उतना कुछ याद नहीं, यहाँ पर जो है इतना ही, तुम लोग का परीक्षा में उतना डिटेल्स में नहीं आएगा। प्लाज्मोडियम जो है किससे रहता है, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम होता है, इतना याद रखने से। और जो दशा याद रखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साइजेंट, एक मनुष्य में एक दशा है और ये उससे क्या बनता है, मेरोजोइट बनता है, और मेरोजोइट्स फिर
प्लाज्मोडियम बनता है और पूरा शरीर में फैल जाता है। तो ये बहुखंडन में ये हो गया। अगला अलैंगिक प्रकार है मुकुलन। अंग्रेजी नाम है, जरूर याद रखोगे, बडिंग। मुकुल या बड देखोगे पेड़ों में भी पत्ती का मुकुल होता है, फूल का मुकुल होता है, उसी तरह इसका नाम आया है मुकुलन, मुकुल बनने से। इसका उदाहरण क्या है? ईस्ट। ये भी एक कोशिकीय फंगस है। फंगस तुम लोग जानते ही हो, फंगस एक तरह का फंगस है, एक कोशिकीय फंगस है। इसका तुम लोग देखोगे ईस्ट, ब्रेड, पावरोटी वगैरह जो बनाने में पावरोटी जिसके कारण फूल जाता है, ये फंगस के कारण ही होता है। तो जो भी हो, ये एक कोशिकीय फंगस है। इसका जो कोशिका है असमान विभाजन, समान विभाजन नहीं होता, जैसे अमीबा में 2 समान भागों में बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। इसका कोशिका विभाजन असमान विभाजन के फलस्वरूप पहले एक छोटा सा मुकुल, बड उत्पन्न होता है। छोटा सा एक मुकुल बनता है जो बाद में बड़ा होता है, थोड़ा सा आकार में बढ़ने से अपने मातृ शरीर से अलग होकर नया ईस्ट बनता है। हाइड्रा और एक प्राणी है, इसमें भी ये प्रक्रिया देखा जाता है, मुकुलन होता है, यानी ईस्ट, हाइड्रा, ये 2 में मुकुलन होता है। चित्र में देख लेते हैं। ये ईस्ट है, एक कोशिकीय जीव है, फंगस है। इसमें देखो एक साइटोप्लाज्म का कोशिका का एक हिस्सा में थोड़ा सा उभार बना, केंद्रक 2 भागों में बट गया, एक केंद्रक धीरे धीरे इसमें जाने लगा। इसके बाद देखो एक छोटा सा कोशिका बना, इसमें एक केंद्रक भी है, इसमें भी एक केंद्रक है। ये और थोड़ा बड़ा होकर, ये मातृ कोशिका कह रहे हैं इसको, ईस्ट का, इससे बना है, इसीलिए इसको मातृ कोशिका कहते हैं। इससे ये अलग होकर फिर नया ईस्ट बनता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। अगला है जो अलैंगिक प्रजनन है, अपखंडन। अंग्रेजी नाम फ्रेगमेंटेशन, जरूर इंग्लिश नाम के साथ ही याद रखोगे। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ा टुकड़ा हो जाना। इसका उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा, एक शैवाल है। कैसा शैवाल है? जलीय, जल में ही होता है, बहुकोशिकीय। इसका शरीर में एक से ज्यादा कोशिका होता है, सूत्राकार, एक धागा जैसा रचना होता है। तो कई कारणों से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, फिर प्रत्येक टुकड़ा से संतति स्पाइरोगाइरा बनता है, यानी नया स्पाइरोगाइरा बनता है। चित्र में देखते हैं, ये जल में धागा जैसा रचना होता है। इसमें देखो जो देख रहे हो, ये जो इसके अंदर जो है ये क्लोरोफिल है, फीता नुमा इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब भी हायर क्लास में पढ़ोगे। तो ये स्पाइरोगाइरा एक धागा जैसा होता है। ये कई भागों में, जैसे यहाँ पर 3 भाग में बट गया, 3 भागों में बटने पर ये भी एक स्पाइरोगाइरा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे भी एक स्पाइरोगाइरा बन जाएगा, इससे भी एक स्पाइरोगाइरा, शैवाल अलग अलग बन जाएगा। इसी को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, अपखंडन। अगला है स्पोर गठन। स्पोर के बनने से जो अलैंगिक प्रजनन का मुख्य महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस के कैरेक्टर है, विशेषता है, क्या है? कई जीवों में है। यहाँ पर 2 फंगस, पहले है राइजोपस म्यूकर, ये 2 फंगस है। फंगस अभी बता रहे थे ये ईस्ट के बारे में, कि हाइफा। अब हाइफा क्या है? फंगस जो देखोगे पावरोटी, सरा हुआ पावरोटी या रोटी में देखोगे 1-2 दिन के बाद उसमें धागा जैसा, काला काला धागा जैसा रचना बन जाता है, बोलते हैं हम लोग सर गया। वो जो धागा है, उन धागा को ही कहते हैं हाइफा। धागा के ऊपर इस तरह का चित्र में देखोगे, दिखाई नहीं देता, काफ़ी छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। उसके ऊपर स्पोरोंजियम, ये गोलाकार स्पोरोंजियम में असंख्य स्पोर बनता है। ये दाना दाना स्पोर बनता है। इसको कहते हैं अप्लेनोस्पोर। पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। राइजोपस, ये राइजोपस का एक चित्र है, काफ़ी छोटा होता है, खाली आंख से नहीं देख सकेंगे। तो ये हाइफा है। हाइफा के ऊपर देखो एक दंड जैसा रचना है, इसके ऊपर गोलाकार एक भाग है, इसी को कहते हैं स्पोरोंजियम। स्पोरोंजियम क्यों? इसके अंदर स्पोर बनता है, छोटा छोटा स्पोर बनता है, और अनुकूल परिस्थिति में ये स्पोर का ये हिस्सा फटकर ये स्पोर बाहर निकल आता है, और बाहर निकलने के बाद प्रत्येक स्पोर से नया राइजोपस, नया जीव का सृष्टि होता है। ये पहला वाला हो गया। अच्छा, इसको अप्लेनोस्पोर, यानी ये गतिशील नहीं होता, ये स्पोर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, उसमें फ्लेजेला वगैरह चलने के लिए कोई अंग नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अप्लेनोस्पोर। अगला है फाइटोप्थोरा फंगस। ये भी एक फंगस है, इसमें जूस्पोर बनता है। चित्र नहीं दिखाया गया उतना चित्र। जूस्पोर, अब देखो अप्लेनोस्पोर, जूस्पोर,
जो भी हो ये हायर क्लास का बात है, फिर भी याद रखोगे जू स्पोर मतलब जिसमें फ्लेजेला वगैरह होता है, ये स्पोर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इसको इसीलिए कहा जाता है जू स्पोर। और अप्लेनोस्पोर मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। तो फाइटोप्थोरा जो आलू का एक सराहने का एक ये फंगस है, आलू में एक बीमारी उत्पन्न करता है। फाइटोप्थोरा जो फंगस है उसमें जूस्पोर बनता है। और पेनिसिलियम से दवा बनता है, पेनिसिलिन दवा बनता है, ये भी एक फंगस है। इसमें जो स्पोर होता है उसको कहते हैं कानिडिया, द्वारा वंश वृद्धि करता है, जनन करता है। ये स्पोर है, ये सब स्पोर है, स्पोर से नया जीव, नया फंगस बनता है। अब और एक है स्पोर में मॉस और फर्न। मॉस छोटा छोटा से पत्तियों जैसा रचना होता है पुराने वॉल में, भींगा हुआ वॉल में या नदी का किनारे देखोगे सिर्फ पत्ती नुमा रचना, उसको मॉस कहते हैं। फर्न थोड़ा बड़ा होता है जिसमें पत्तियां इस तरह का पत्ती होता है, देखोगे इसको खाया भी जाता है साग के रूप में, ढेकी साग कहते हैं। तो इसमें भी स्पोर बनता है, स्पोर के द्वारा वंश वृद्धि करता है। देखोगे ये सब पत्ती जो है, पत्ती जो जंगल वगैरह में होता है जिसको फर्न कह रहे हैं, फर्न के निचले भाग में देखोगे सफ़ेद सफ़ेद रंग का बूंद बूंद जैसा रचना पाया जाता है, उसको कहते हैं स्पोर। अब वो स्पोर उससे स्पोर बनकर फिर हवा में फैल जाता है और फिर उससे नया फर्न का पौधा बनता है। इसी प्रकार से उसमें वंश वृद्धि, चूंकि ये सब में फूल वगैरह होता नहीं है इसीलिए स्पोर के द्वारा उसमें वंश वृद्धि होता है। और एक आखिरी है अलैंगिक जनन में, उसको कहते हैं पुनर्जनन, रीजेनरेशन। जीव शरीर के कटे हुए टुकड़े से पुनः नए उत्पन्न होने की क्रिया को पुनः नए जीव, लिखो नए जीव शरीर के कटे हुए टुकड़े, कोई भाग कट जाता है, टुकड़ा बन जाता है, उससे जब नया जीव उत्पन्न होता है तो ऐसी क्रिया को कहते हैं पुनर्जनन, रीजेनरेशन। एक प्राणी है जिसको कहते हैं प्लेनेरिया नामक प्राणी का शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद प्रत्येक टुकड़ा से फिर संतति जीव गठन होता है। इसके अलावा भी और भी है, स्पॉन्ज, ये एक प्राणी है लेकिन चल नहीं सकता है। हाइड्रा के बारे में अभी बताएं, केचुआ जानते हो। ये सब प्राणी में भी ये पुनर्जनन, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया देखा जाता है, यानी शरीर का इसका कोई भाग कटकर अलग हो जाने से प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। चित्र में उदाहरण पे देख सकते हो, एक दिया गया है प्लेनेरिया इस प्रकार से होता है, इसका 3 हिस्सा बढ़ गया है, धीरे धीरे तीनों हिस्सा से ऊपर वाला भाग से एक प्लेनेरिया बन गया, बीच वाला भाग से एक नया प्लेनेरिया, निचला वाला भाग से भी नया प्लेनेरिया बन गया। इस प्रकार से देखो कि इसका हर एक टुकड़ा से नया नया जीव बन गया, एक ही जीव बना है। तो इसको इस प्रकार के जनन को कहते हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कहते हैं पुनर्जनन की क्रिया। ओके, आशा करते सब समझ गए हो। और इसके बाद जो तुम लोग को क्वेश्चन देंगे जरूर बनाओगे सब, बहुत कम ही रिस्पांस मिल रहा है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट्स जो है नीचे देखोगे, लिखोगे, कोई प्रॉब्लम अगर है तो हम कोशिश करेंगे जरूर उसका उत्तर देने का। ओके, आज इतना ही तक।